हेलो एवरीवन। रीजनिंग की प्रैक्टिस में अभी तक हम सेट 7 तक फिनिश कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेट नंबर 8 के क्वेश्चंस को। तो देखिए उसमें पहला क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि 10 व्यक्तियों को कितनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हों। तो देखो ये किस तरह से बैठेंगे, ये कुछ इस तरह से बैठेंगे जैसा कि हम पढ़ते हैं। मैंने आपको ट्राइंगल में एक स्टार बनाकर दिखाया था और उसी स्टार से यहाँ पर कितने ट्राइंगल गिने जाते हैं, 10। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ पर ना इन व्यक्तियों को बैठा दो। जैसे मान लो मैंने एक व्यक्ति को यहाँ बैठाया, 1 2 3 और 4। तो देखो इस वाली पंक्ति में कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे ही देखो दूसरी पंक्ति में 1 2 3 और ये 4। ऐसे ही इस वाली पंक्ति में भी 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और ऐसे ही देखिए इस वाली पंक्ति में भी 1 2 3 4। तो टोटल अगर मैं व्यक्तियों को यहाँ गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल कितने पर्सन हो गए, 10। और हमसे यहाँ पर कितनी पंक्तियां बनाई गई, देखो एक ये वाली हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली और पांचवी ये वाली। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो सी आंसर करेक्ट होगा कि हम 5 पंक्तियों में 10 व्यक्तियों को बैठा सकते हैं जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति आएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का पता लगाइए। यहाँ पर ना आपको एक सीरीज दे रखी है और आपको बताना है कि इस सीरीज में से कौन सा नंबर जो है वो गलत है। तो पहले आप ट्राई करके देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें आखिरकार लॉजिक क्या लगा है। देखिए यहाँ पर जो पहला 2 लिखा है ना वो बना है 1 का क्यूब और प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। ऐसे ही दूसरे नंबर पर हम करेंगे 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। पहली बार में प्लस किया था, अब की बार माइनस करो तो 2 का क्यूब 8 होता है और उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 4 बच जाएगा। फिर उसके बाद में 3 का क्यूब करो और प्लस 3 का स्क्वायर करो। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और प्लस उसमें 9 हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से बनेगा 36। अगली बार में देखो, पहली बार मैंने प्लस किया था, फिर माइनस किया है, फिर प्लस किया, अब की बार फिर माइनस करेंगे। तो 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और उसमें से माइनस कर देंगे हम 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 48। अगला नंबर जब हम निकालेंगे तो प्लस करेंगे तो फिर क्या होगा, 5 का क्यूब और प्लस 5 का स्क्वायर। तो 5 का क्यूब हो गया 125 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। दोनों को प्लस करेंगे तो 150 आएगा, जबकि यहाँ क्या लिखा है 120। इसका मतलब 120 ही मेरा आंसर है कि इस वाली सीरीज में ना 120 गलत दिया हुआ है। अगली बार अगर मैं चाहूँ तो 180 भी बना सकता हूँ। देखो 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। तो 6 का क्यूब होता है 216 और उसमें से हम 36 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 180। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक नहीं है, ये 5 क्वेश्चन हैं और इसमें का मैं क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखिए विषम छांटना है आपको। तो अपना इन तीनों जो नंबर्स आपको दिए हैं, नंबर और लेटर, इसमें आप देखो क्या पैटर्न बनना है। तो देखो यहाँ से दिख रहा है मुझे कि 3 से 4 और 4 से फिर आर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही देखो इस वाले में भी परसेंटेज से एम की तरफ जा रहे हैं और एम से जेड की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही देखो सी से 7 की तरफ जा रहे हैं और 7 से इसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसमें देखो आप यहाँ पर 5 से 6 जा रहे हैं और 6 से इस वाले साइन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये 3 पैटर्न तो हमें सेम जैसे लग रहे हैं, ये वाला डिफरेंट लग रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी सही होगा। इसी के सेकंड पार्ट को देखो। तो इसमें कहा है कि कौन सा तत्व बाएं से चौथे तथा दाएं से पांचवे के ठीक बीच में होगा। तो देखो इसमें पहले हम लेफ्ट साइड से चौथे नंबर पर चले जाएं तो 1 2 3 4 यानी कि ये वाला साइन हो गया, ठीक है। और फिर दाएं से पांचवे तो 1 2 3 4 5 यानी कि ये 9 हो गया। तो अब हमें यहाँ पर देखना होगा इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स और सिंबल्स आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल आ रहे हैं 17। तो 17 का मतलब क्या हो गया भाई, 17 में 8 इधर 8 इधर और बीच में एक नंबर, तो इसी की बात हो रही है। तो यहाँ से 8 छोड़ दीजिए आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आ गया बीच में m। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो m ही होगा कि बाएं से चौथे और दाएं से पांचवे के ठीक बीच में क्या होगा, m होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसमें कहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अंक है
तथा ठीक बाद में एक अक्षर आता है। तो देखो यहाँ से आप क्या काम करो, सबसे पहले सिंबल्स देख लो। तो पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। देखिए हमारे पास सिंबल्स कहाँ कहाँ है, एक तो ये है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये है और चौथा ये, उसी के बाद में पांचवा, फिर यहाँ पर छठा और ये सात। मतलब टोटल के टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 सिंबल्स हैं। तो इसमें देखो, इसमें क्या कहा है कि इससे ठीक पहले एक अंक आना चाहिए और ठीक बाद में एक अक्षर आना चाहिए। तो देखो इसके ठीक पहले एक अंक है और ठीक बाद में एक अक्षर है, इसका मतलब ये मैं एक पेयर यहाँ से बना लूंगा। ऐसे ही अगले में देखो, ठीक पहले एक अंक आना चाहिए और ठीक बाद में जो है एक अक्षर आना चाहिए, तो ये भी हम शामिल करेंगे। इसके बाद देखो इस वाले को, जो परसेंटेज है, तो परसेंटेज के ठीक पहले जेड बना हुआ है, हमें तो नंबर चाहिए, इसका मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही देखो इसमें, तो स्टार से ठीक पहले नंबर है लेकिन ठीक बाद में अक्षर नहीं है, तो इसको भी छोड़ दिया हमने। ऐसे ही देखो इससे अगले साइन में, वहाँ पीछे नंबर नहीं है, तो ये दोनों भी हम छोड़ देंगे। अगर इसकी बात करें तो इससे ठीक पहले नंबर तो है लेकिन बाद में अक्षर नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। और इसके ठीक पहले एक अक्षर है, इसलिए इसको भी छोड़ दो। तो टोटल हमारे पास कितने पेयर बनने हैं, 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ऐसे ही देखो फोर्थ वाले पार्ट में, तो फोर्थ वाले पार्ट में 3, 4 और डी में क्या पैटर्न बनना है, देखो 3, 4 और डी। तो यहाँ पर क्या है, 3, 4 एक साथ है और एक छोड़कर डी आ रहा है। तो ऐसे ही 5, 6 और ई में देखो, तो इसी के ठीक अगले नंबर से स्टार्ट हो रहा है 5, 6 और फिर एक छोड़कर ई आ रहा है। ऐसे ही एफ जेड एम में देखो, तो एफ जेड आ रहा है और फिर एक अक्षर छोड़कर ठीक अगला एम आ रहा है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 3 स्टार और फिर एक छोड़कर उसके ठीक अगला यानी कि सी। तो ऐसा हमें दिख रहा है ऑप्शन बी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा तत्व ई तथा टी के मध्य में है। तो सबसे पहले आप ढूंढो ई कहाँ पर है, तो ई यहाँ है और टी यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में गिन लो कितने अल्फाबेट सिंबल या लेटर्स दिए हुए हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल बनना है 13। तो 13 का मतलब ये है कि 13 के अगर ठीक बीच में देखना है तो 6 इधर होंगे, 6 इधर होंगे, ठीक बीच वाला जो है वो हमारा आंसर है। तो आप 6 छोड़ दो। तो यहाँ से हम इसको छोड़े, 1 2 3 4 5 6, 6 हमने छोड़ दिया, तो ये वाला जो साइन है ये हमारा आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। इस तरह से हम इसके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पर देखो आपको क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध एस क्यू का पिता है को दर्शाता है। और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन चारों में से कोई सा एक ऑप्शन ऐसा है जो इस संबंध को बताएगा। तो आपको देखना है कि इस कोड के अकॉर्डिंग हम कौन से वाले आंसर को बना पाएंगे। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि आप यहाँ से ना जेंडर चेक किया करो। तो जेंडर से क्या होता है, एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो जैसे कि हमें यहाँ पता चल रहा है कि एस क्या है, पिता है। तो अगर एस पिता है तो पहले वाले में देखो कि क्या जेंडर मेल है। यहाँ पर बीच में एट द रेट साइन है और एट द रेट साइन जो है वो सिस्टर को बता रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो इसका जेंडर फीमेल बनना है। ऐसे ही दूसरे में और तीसरे में मैं जेंडर नहीं बता सकता पहली बार में। तो इसको देख लो, इसके बीच में परसेंटेज साइन है, तो परसेंटेज साइन का मतलब होता है पुत्र। मतलब इन तीनों ऑप्शन में से पॉसिबिलिटी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बी ऑप्शन अगर हम चेक करें तो क्या बनेगा। इन दोनों के बीच में है एट द रेट साइन, तो एट द रेट का मतलब होता है सिस्टर, मतलब पी जो है वो बहन है क्यू की। और फिर बाद में कहा है इन दोनों के बीच में एट द रेट साइन, सॉरी परसेंटेज साइन, तो परसेंटेज साइन का मतलब होता है पुत्र। तो क्यू जो है वो पुत्र है किसका, एस का। अब देखो क्या यहाँ से हमें जेंडर क्लियर हो रहा है इसका, नहीं, क्योंकि ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इस ऑप्शन को कुछ देर के लिए होल्ड कर दो और सी ऑप्शन चेक कर लो। तो सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या बनेगा, देखो इन दोनों के बीच में है डॉलर साइन, तो डॉलर का मतलब होता है पिता, मतलब क्यू जो है वो पिता है किसका, पी का। और फिर दोनों के बाद में है परसेंटेज साइन, तो परसेंटेज साइन का मतलब होता है पुत्र, यानी कि पी जो है वो पुत्र है एस का। तो पी अगर पुत्र है एस का, तो देखो ये जो ऊपर दोनों क्यू और एस बने ये हस्बैंड वाइफ ही तो हुए। अगर हस्बैंड वाइफ है और पहले हमसे कहा है कि क्यू जो है वो मेल है, तो एस जो है फीमेल हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमें ये भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो एस जो है वो मेल बनाना है, तो हमारा सी ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब डी वाले को चेक करो,
तो डी वाले में पहले देखो दोनों में एट द रेट है, तो एट द रेट का मतलब है सिस्टर, मतलब क्यू जो है वो बहन है किसकी, एस की। और फिर इन दोनों के बीच में फिर परसेंटेज साइन है, तो परसेंटेज का मतलब यहाँ पर ये आ गया कितना, पुत्र। तो एस जो है वो पुत्र है किसका, पी का। तो क्या यहाँ से हमें एस का जेंडर क्लियर हो रहा है? देखो यहाँ से क्या ये बात बन रही है कि एस क्यू का पिता है? पिता तो हो ही नहीं सकता, ये तो दोनों बहन भाई हो गए। इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हम लगाएंगे वो बी लगाएंगे, कि बी वाला सही होगा, क्योंकि इसमें भले ही इसका जेंडर पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसमें कहा गया है कि 8 लड़के जी से लेकर एन तक एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, और 4 लड़के कोनों पर बैठे हैं और 4 लड़के मेज की भुजाओं के मध्य भाग पर बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लड़कों को बैठा लेते हैं। एक वर्गाकार मेज हमने यहाँ पर लगा दी, और उस मेज के चारों तरफ देखो 4 कॉर्नर्स हैं, एक व्यक्ति यहाँ होगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ पर, और इन सब का मुंह किधर है, सेंटर की तरफ है। और 4 लड़के बैठे हैं बीच में, यहाँ पर अंदर मुंह करके, और ये इधर और एक इधर। ये यहाँ से 8 लड़के हमने बैठा लिए। फिर देखो इसके बाद में क्या कहा है कि जे जो है वो जी और एच के निकटतम स्थान पर है और वह एक कोने पर बैठा है। तो देखो जे को मैं किसी भी एक कोने पर बैठा सकता हूँ। मैंने सपोज यहाँ जे को बैठा दिया, तो जे अगर कोने पर बैठा है तो इसके निकटतम 2 स्थान, एक तो ये वाला स्थान है और दूसरा ये वाला स्थान, और इसकी जगह पर मुझे किस किस को बैठाना है, जी और एच को। तो देखो जी मैं इधर बैठा लूं और एच इधर। ये दोनों ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ जी आ जाए और यहाँ पर एच आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटी आपको माइंड में रखनी है। फिलहाल मैंने यहाँ पर जी बना दिया और एच इधर बना दिया। इसके बाद आगे पढ़ो, तो आगे इसमें कहा है कि एम जो है वो एन और के निकटतम स्थान पर है और मेज की भुजाओं के मध्य में बैठा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एम जो है ना वो मिडल में बैठा है, तो मिडल के लिए मेरे पास 2 पोजीशन है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अभी नहीं पता कहाँ पर बैठेगा, तो अगली लाइन पढ़ लो। जी जो है वो एल के सामने नहीं बैठा है, तो अगर जी एल के सामने नहीं बैठा है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर जी कंसिडर करूँ, तो इधर एल नहीं आएगा। इधर एल नहीं आएगा तो मैं एल यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। अगर एल यहाँ बैठ गया तो एम यहाँ बन जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एम जो है वो एन और के निकटतम स्थान पर है और मेज की भुजा के मध्य भाग में बैठा है, तो एक ही प्लेस तो बचेगा। तो यहाँ से देखो एक चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ जी ही आएगा और यहाँ पर एच ही आ जाएगा। और इसके आधार पर एक बात और कही है कि एम जो है वो एन और के निकटतम बैठा है। तो ये जो 2 प्लेस हैं, यहाँ पर कौन कौन बैठेगा, एन और के बैठेगा। तो पहले हम देख लेते हैं अगली लाइन। यहाँ कहा है कि एन जो है वो एच के दाईं ओर बैठा है। अगर मैंने एच यहाँ पर बैठाया है तो एन को मैं यहाँ बैठाऊंगा और इसकी वजह से के यहाँ आ जाएगा। अब एक ही प्लेस बचा, यहाँ पर आई आ जाएगा। इस तरह से हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। हमसे पूछा है कि आई के सामने त्रियक रूप में कौन बैठा है, तो आई के ठीक सामने त्रियक रूप में एन बैठा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें कहा है कि एक समूह में 24 लोग चाय पसंद नहीं करते हैं और 28% लोग जो है वो कॉफ़ी पसंद नहीं करते हैं। तो आपसे कहा है कि 8% लोग जो हैं चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही है कि आप 2 सर्कल ड्रॉ करो कट करते हुए, और उसमें चाय ना पसंद करने वालों के लिए पेन डायग्राम बना लो, ना पसंद करने वाले, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि ना पसंद करने वाले कितने होंगे, तो सबसे पहले 8% से स्टार्ट करो, कि ये जो 8% है वो मैं यहाँ बीच में लिख लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही पसंद नहीं कर रहे। एक हमने बनाया है चाय के लिए और दूसरा हमने बनाया है कॉफ़ी के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से चाय पसंद करने वाले, चाय ना पसंद करने वाले कितने हैं मेरे पास, 24%। 8% में यहाँ लिख चुका हूँ, तो 16% और बच गए होंगे। और कॉफ़ी नापसंद करने वाले हैं 28%, 8% यहाँ पर है, तो 20% और इधर बच गए होंगे। तो नापसंद करने वालों का टोटल परसेंटेज कितना आ रहा है भाई, 16 ये, 8 ये, 24 और ये हो गया 44। तो यानी कि 44% लोग जो हैं वो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो कितने लोग पसंद करते होंगे भाई, टोटल सर्वे होगा 100% का, तो 100% में से अगर मैं 44% माइनस कर दूं, तो यहाँ से जो ये 56% बच रहे हैं, ये वो हैं जो पसंद करते हैं, और उनकी संख्या मुझे दे रखी है 126।
यानी कि ये 126 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये समझो कि अगर मुझे 56% की वैल्यू 126 दी है तो क्या मैं यहाँ से 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकता। 126 को हम डिवाइड कर देंगे 56 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, इसको कट कर लो तो 14 से कट जाएगा ये 4 बार और ये 9 बार, 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स, यानी कि 9 इंटू 25 और ये कितना हो जाएगा 225। यानी कि सर्वे में टोटल कितने लोग शामिल थे 225 और यही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि कुछ फूल गुलाब हैं और कुछ गुलाब लाल हैं। तो आपसे रिलेशन किस किस में पूछा है, यहाँ पर फूल और लाल में रिलेशन कहा है। तो फूल पहले वाले स्टेटमेंट में है और लाल जो है वो दूसरे स्टेटमेंट में है। दोनों को मुझे करना पड़ेगा कंबाइन, और कंबाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, दोनों में एक चीज कॉमन। तो क्या यहाँ पर गुलाब कॉमन है? बिल्कुल है। लेकिन क्या किसी के साथ में ऑल या नो है? नहीं। तो इसका मतलब गुलाब से गुलाब नहीं कटेगा, और गुलाब से गुलाब नहीं कटेगा तो फूल और लाल में कोई भी संबंध नहीं बनेगा। इसका मतलब पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। और जैसे ही ये दोनों गलत होते हैं, हम तुरंत क्या चेक करते हैं, कहीं इसमें ईदर का केस तो नहीं बनेगा। तो देखो, पहला वाला भी गलत, दूसरा वाला भी गलत, पहली कंडीशन होल्ड हो रही है। दूसरी कंडीशन के लिए मुझे चाहिए होता है कि उनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, वो भी हो रहा है। और पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा कि या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि P का Q से क्या संबंध है, और इसके लिए आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या सिर्फ पहले स्टेटमेंट से बात बन जाएगी, या फिर दूसरे से, या फिर दोनों की जरूरत पड़ेगी, या फिर दोनों से ही आंसर नहीं आएगा। ऐसा हमें यहाँ चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका डेटा सफिशिएंसी का है, और देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहले वाले स्टेटमेंट से देखो हमें कितना डेटा मिल रहा है। तो यहाँ दिया है कि Q जो है वो R का पुत्र है। तो Q अगर पुत्र है तो हम इसको इस तरह से बना देंगे। और फिर कहा है जो P की पत्नी है। अब ये जो कौन है, ये R की बात हो रही है। तो R जो है वो पत्नी है P की, तो P कौन होगा, उसका पति। और इस तरह से हम देखिए इस डायग्राम को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ से अब देखो क्या हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। पूछा गया है कि P का Q से क्या संबंध है। तो P का मतलब यहाँ पर का और से, जिसके साथ का लगा होता है उसके बारे में हमें बताना होता है। तो देखो क्या P के बारे में हम बता सकते हैं कि Q का क्या लगेगा, तो पिता लगेगा। इसका मतलब आंसर हम दे सकते हैं कि पिता लगेगा। अब देखो मैंने इस आंसर को देने के लिए क्या दूसरे स्टेटमेंट का यूज किया? नहीं। तो मतलब पहले वाले से ही आंसर आ जा रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि हम जो है अपने क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ पहले ही स्टेटमेंट की यूज से दे सकते हैं, तो हमें दूसरे की जरूरत ही नहीं है। इसलिए इसका आंसर ए सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है, और देखो यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है। ये पहले हमें दिया है 25 और फिर 37। तो इन दोनों में क्या संबंध है? देखो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, और इस वाले 5 में +1 कर लो और उसका स्क्वायर करके +1 कर दो। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और उसमें एक ऐड कर देंगे तो ये 37 बन जाएगा। ऐसे ही देखो 49 के साथ किसका रिलेशन बनेगा? 49 होता है 7 का स्क्वायर, और 7 में +1 कर दो, उसका स्क्वायर करके +1 कर दो। तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 और +1 यानी कि 65, और 65 हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। तो इसमें कहा है कि 2015 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। मैंने आपको बताया था कि 2015 जो दिया हुआ है उससे ठीक पहले वाले वर्ष को देखो। तो पहला वर्ष होगा 2014, और ये वाला वर्ष कैसा है, ये सामान्य वर्ष है। और अगर ये सामान्य वर्ष होता है मतलब जो दिया हुआ वर्ष है उसके ठीक पहले वाला वर्ष अगर सामान्य वर्ष है तो ये 11 साल बाद रिपीट होता है। मतलब इसका कि ये 2026 का जो कैलेंडर होगा वो 2015 के कैलेंडर के समान होगा। अगर इससे पिछला दिया हुआ वर्ष हमारा लीप ईयर होता तो फिर ये 6 साल बाद रिपीट होता। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो ये मैंने आपको गिनना सिखा रखा है, 1 2 3 4 5 6। जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 6, उसका 2 से इंटू कर दो, 12 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। इसमें कहा गया है कि पाइथागोरस का संबंध अगर ज्योमेट्री से है
तो केपलर का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे खगोल विज्ञान से है। केपलर के नियम आपने पढ़े होंगे कि केपलर ने नियम दिए थे ग्रहों की कक्षाओं के या ग्रहों की गति के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें कहा है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती? देखो नहीं हो सकती पूछा है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि बॉयज में और गर्ल्स में क्या रेशियो आपको दिया हुआ है। तो बॉयज और गर्ल्स के बारे में बोला है कि लड़कों की संख्या की 5 गुनी है लड़कियां, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो 1:5 हो जाएगा। और अगर ये 1:5 हो जाएगा तो टोटल नंबर जो आने वाला है वो 6x से आएगा। और 6x का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा हो सकता है? 24, 30, 35 या 42। तो देखो 6 से 24 कट जाएगा, 6 से 30 भी कट जाएगा और 6 से 42 भी कट जाएगा, लेकिन 35 जो है वो 6 से नहीं कटेगा। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो बच्चों की संख्या आएगी ना, लड़के लड़कियों की संख्या, वो फ्रैक्शनल नहीं आएगी ना डेसिमल में आएगी। तो इसका मतलब ये है कि 35 वो नंबर है। जब हम इसको 6x बराबर 35 करेंगे तो x जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है उसे निकालने के लिए 6 से ही तो डिवाइड करेंगे, और ये इसको डिवाइड कंप्लीटली करेगा नहीं, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, इसमें कहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। तो रीना का उस लड़के से क्या संबंध है? तो देखो ये मैंने आपको बताया था कि ये आसान होता है जब एक ही फैमिली पर चल रहा हो। मेरे दादा, तो आप ऐसे कंसीडर कर लो कि आप खुद हो और आपके दादा और उनकी इकलौती संतान यानी कि आपके पापा और उनका इकलौता पुत्र यानी कि आपका भाई। क्यों? क्योंकि अगर रीना है तो रीना फीमेल है ना, तो फीमेल का भाई होगा क्योंकि पुत्र बोला है। अगर पुत्री बोलता तो खुद रीना की बात हो रही होती। फिलहाल यहाँ पर पुत्र बोला है तो वो कौन है? रीना का भाई। और रीना का भाई है तो आप रीना उसकी क्या लगी? बहन। तो बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक आप अक्सर करते हो, वो मिस्टेक क्या है? कुछ लोग इसका आंसर भाई भी लगाएंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखना, इसमें पूछा है रीना का। अगर पूछा है रीना का संबंध किससे? उस लड़के से, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि का किसके साथ में लगा है। का रीना के साथ में लगा है ना, तो ये लड़का रीना को क्या कहेगा? सिस्टर कहेगा। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, इसमें कहा है कि दर्पण प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है। अगर नीचे लाइन खींची और यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो टिप है ये नीचे की साइड में आएगी, मतलब कुछ इस तरीके की शेप। और इस तरीके की शेप मुझे ए दिख रही है, ध्यान रखना इसमें एस बना हुआ है कुछ इस तरीके से, जो हमारी पिक्चर ओरिजिनल है। और जब ये मिरर में दिखेगी तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिख रही है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। और मैंने आपको बताया भी था कि आपको जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, स्मॉल वाले भी और कैपिटल वाले भी, इन सब की मिरर इमेज और वाटर इमेज बनानी आनी चाहिए। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका होमवर्क है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बाकी मिलते हैं इससे अगले सेट में कल।